हेलो ऑल एमबीपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 51 की शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, ये प्लेलिस्ट जो सोशियोलॉजी की थी ये इनकम्प्लीट थी और हमने इसको कंप्लीट करने का वादा किया था। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था लेक्चर नंबर 50, पंचायती राज बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज जो हम लेक्चर कवर करेंगे रूरल लीडरशिप को हम कवर करेंगे। ये प्लेलिस्ट में आप जाकर सोशियोलॉजी वाले टॉपिक में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये पूरे ही लेक्चर्स और नोट्स बहुत ही क्रिस्पी और पॉइंट फॉर्म में है, जो कि एमपीपीएससी के सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, जैसा कि एमपीपीएससी का ट्रेंड अभी चल रहा है। यहाँ पर हम पहले तो सिलेबस को हर वीडियो में कवर करते हैं। रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी, ग्रामीण और शहरी जो समाज व्यवस्था है, जो सोशियोलॉजी है, उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसके अंदर हम लास्ट लेक्चर में पंचायती राज बिफोर एंड आफ्टर 73rd अमेंडमेंट, ये हम हमारे 50वें लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसको लेकर अब जो आगे का लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है रूरल लीडरशिप, इसको हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। पहले तो हम जैसा कि हर वीडियो में कवर करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, इस पूरे लेक्चर में हम किन चीज़ों को कवर करेंगे, किन आयामों को पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। कि जो ग्रामीण नेतृत्व होता है, रूरल लीडरशिप होती है, उसका परिचय हम यहाँ पर जानेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। कुछ जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं, जो अलग अलग सोशियोलॉजर्स यहाँ पर रूरल लीडरशिप को लेकर अलग अलग जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद जो ग्रामीण नेतृत्व होता है, रूरल लीडरशिप होती है, इसके क्या प्रकार होते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद क्या ऐसे कारण, क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस रूरल लीडरशिप को अफेक्ट करते हैं, इसके पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं, उसको समझेंगे। और हिस्टोरिकली इस पूरे चीज़ का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, अंग्रेज़ों के समय पर जो हमारी ग्रामीण व्यवस्था थी उसकी लीडरशिप कैसे हुआ करती थी, उसको हम यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद इनमें जो चैलेंजेस हैं, जैसे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आना, पैसों की तंगी रहना और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक पैट्रियार्कल हायरार्की हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसी सारी चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कुछ केस स्टडीज़ को। जो भी केस स्टडी होती है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई भी सिविल सर्वेंट को समझने में, यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था चल रही है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी छवि राजावत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये राजस्थान में पंचायत बनी है, सरपंच बनी है और इन्होंने काफ़ी सारे बदलाव किए हैं और ये एक सक्सेसफुल सरपंच बनी है, जो कि वुमेन का एम्पावरमेंट और वुमेन का रोल लीडरशिप में बताता है, स्पेशली रूरल लीडरशिप, जो कि हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसके बाद इन सारे जो रूरल लीडरशिप है इसका क्या फ्यूचर है, क्या आने वाले समय में इनमें क्या बदलाव करने चाहिए, और लास्टली हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे एक प्रॉपर वे फॉरवर्ड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूरल लीडरशिप की बात आती है तो सरपंच और पंचायत की जो वेब सीरीज है इसकी बात आती है। एक बात सोचने वाली होती है कि इसमें किस तरीके का लीडरशिप बताया है। यहाँ पर इसको सामने रखते हुए आप इस पूरे लेक्चर को अगर पढ़ेंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर ये विधायक जी हैं, इनका रोल एक रूट लेवल लीडरशिप में देखने को मिल रहा है कि एक विधायक का यहाँ पर क्या रोल है पंचायत के चुनाव में और पंचायत की लीडरशिप में, ग्रामीण व्यवस्था में। यहाँ पर ये सरपंच पति हैं। असल में जो सरपंच है वो ये महिला रहती हैं, लेकिन एक सरपंच पति यहाँ पर बताया है जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी को बताता है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी बताया है जो कि लीडर रहते हैं। यहाँ पर इनका भी एक गवर्नमेंट लीडर के रूप में यहाँ पर एक रोल रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपको वन राकस एज अ ओपोजिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक प्रॉपर एक सोसाइटियल स्ट्रक्चर हमको, एक ग्रामीण व्यवस्था हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। किस तरीके से ये लोगों की लाइफ, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शेप आउट करते हैं, ये सारी ही चीज़ों को अब हम डिटेल में कवर करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। पहले तो हम जानेंगे रूरल लीडरशिप होता क्या है, ग्रामीण नेतृत्व क्या होता है। तो जब भी गांव के लीडरशिप की बात आती है तो ताऊ की बात आती है। तो ताऊ का क्या रोल है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक ग्रुप के फॉर्म में यहाँ पर आपको एक नेतृत्व देखने को मिलता है कि एक गांव में किस तरीके की जो लीडरशिप है वो किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर इंडिविजुअली भी कुछ लीडर होते हैं और एक समूह होता है, जैसे सरपंच, 5 मेंबर्स का ये समूह होता है और ये शेप आउट करता है। यहाँ पर ये मोबिलाइज करता है रूरल कम्युनिटीज़ को,
एज अ सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। ये बताता है ओवरऑल रूरल लीडरशिप को। यहाँ पर इंडिविजुअल का रोल भी रहता है डिसीजन मेकिंग में, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, जैसा कि सारी चीज़ें पंचायत वेब सीरीज में दिखाई गई। अब जो लीडरशिप पैटर्न्स हैं वो यहाँ पर बेस्ड होते हैं रिलीजन, रीजन, कास्ट, इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के ऊपर कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। जैसे कि आपने पंचायत सीजन 4 में देखा होगा, यहाँ पर कास्ट स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे राजपूत का कास्ट डोमिनेंस आपको एक गांव में देखने को मिलेगा, पटेल सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और रीजन, रिलीजन, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर एक लीडरशिप को शेप आउट करती हैं, जो कि हमने रूरल लीडरशिप के इंट्रोडक्शन में कवर किया, डेफिनेशन में कवर किया। अब जान लेते हैं यहाँ पर कि महत्व क्या है रूरल सोसाइटी में रूरल लीडरशिप का। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ये किस तरीके से काम करता है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर में तो गवर्नमेंट और विलेजर्स के बीच में, अगर हम बात करें, गवर्नमेंट और विलेजर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जैसा कि वेब सीरीज में बताया है मैंने आपको। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे पंचायत और फुलेरा यहाँ पर कोड किया है। डेवलपमेंटल स्कीम्स को लोगों तक पहुँचाते हैं रूरल लीडर्स। जो सरपंच होते हैं, जो गांव के लीडर्स होते हैं, वो गांव के रूट लेवल तक ये लीडरशिप पहुंचाते हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से, प्रोग्राम्स के माध्यम से। और यहाँ पर एक सोशल चेंज आपको होते हुए देखने को मिलेगा। एक रिग्रेसिव प्रैक्टिस, जो एक आउटडेटेड प्रैक्टिस चली आ रही है, उसको कुछ हद तक प्रमोट करते हैं यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन को, जो कि एक सोशल चेंज के रूप में यहाँ पर महत्व हमको रूरल सोसाइटी में रूरल लीडरशिप का देखने को मिलता है। इसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व करते हैं यहाँ पर, तो मध्यस्थता का काम करते हैं। यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है गांव में, तो एक मीडिएशन, एक मध्यस्थता, ये काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से काम करेंगे, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों ही तरीके से ये लोग काम करते हैं। फॉर्मल आ जाएगा तो सरपंच यहाँ पर अपना डिसीजन देंगे, और इनफॉर्मल जैसे कि मध्यस्थता करवाना, आपस में जो है बात को सामंजस्य बिठाल के सॉल्व करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस के अगर हम कोर टॉपिक्स देखें तो गवर्नेंस, डेवलपमेंट, सोशल चेंज और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो जाता है। अब कुछ बातें हम यहाँ पर रूरल लीडरशिप की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो विशेषता है, विशेषता क्या है रूरल लीडरशिप की। ग्रामीण जो नेतृत्व है उसमें आपको पैट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलेगी, पुरुष प्रधान सोसाइटी देखने को मिलेगी। जैसे कि पंचायत वेब सीरीज में महिला असल में सरपंच होती हैं पंचायत की, लेकिन वहां पर आपको सरपंच पति काम करते हुए देखने को मिलता है पूरी वेब सीरीज में। तो यहाँ पर एक पैट्रियार्कल लीडरशिप देखने को मिलेगी, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि एक सरपंच होता है, उनके नीचे 4 यहाँ पर एक उप सरपंच होता है, एक सचिव होता है। इस तरीके से जो है एक हायरार्किकल ऑर्डर हमको यहाँ पर रूरल लीडरशिप का देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा ट्रेडिशनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर का। इसका मतलब ये है कि जो जन्म जन्मांतर से पहले से ही दबदबा ठोकते आ रहे हैं गांव में, तो उनका यहाँ पर एक अथॉरिटी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आज की डेट में 73rd अमेंडमेंट हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया, उसमें आपको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एक लीगल फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा रूरल लीडरशिप में, जो कि 73rd अमेंडमेंट से आया है। यहाँ पर एक इंटरसेक्शन भी हमको देखने को मिलता है कास्ट, क्लास और जेंडर डायनेमिक्स में। जैसे कि कुछ तबके के लोग यहाँ पर राजनीति करते हैं, कुछ तबके के लोग गांव में काम करने का काम करते हैं, छोटे स्तर का काम करते हैं, लेकिन उनका गांव की लीडरशिप में बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद जेंडर डायनेमिक्स, जो कि हमने वुमेन रोल और मेल रोल की यहाँ पर बात करी है। इसके आगे बढ़ेंगे लेक्चर में तो कुछ इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज आती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजर्स द्वारा दी गई हैं, जैसे कि इलाइट थ्योरी। ये जो इलाइट थ्योरी है, मतलब जो बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं गांव में, उसको लेकर वेल्फ्रेडो पेरेटो ने और सी राइट मिल्स ने इस चीज के बारे में बताया है। जो रूरल लीडरशिप है वो एक महत्वाकांक्षी लोगों तक ही सीमित है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो स्मॉल एलाइट ग्रुप है, जैसे कि एक पर्टिकुलर गांव में कुछ लोग ही हैं जो अपना दबदबा और वर्चस्व ठोकते हैं, उनके हाथों में ही सारा पावर होता है। ये इलाइट थ्योरी में वेल्फ्रेडो पेरेटो और सी राइट मिल्स ने बताया है। यहाँ पर इनका एप्लीकेशन, इस थ्योरी का एप्लीकेशन ऐसे बताता है कि कुछ जो हिस्टोरिकली लैंडलॉर्ड रहे हैं
मनी लेंडर रहे हैं, अपर कास्ट पीपल्स रहे हैं, उनके हाथ में ही पूरी सत्ता रहती है, उनके हाथ में ही पूरा पावर रहता है। यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो पावर है, वो पॉलिटिकली ब्यूरोक्रेटिक एलाइड के हाथ में ही रहती है। कुछ जो दबदबे वाले लोग हैं, जो दबदबा ठोकते हैं, और ऐतिहासिक रूप से ही ये लोग इस गांव पे दबदबा ठोकते आए हैं, उनके हाथ में ही मेन पावर रहती है। तो ये एलाइड थ्योरी है, ये बताती है यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हरियाणा की पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जाट फैक्टर मेनली देखने को मिलता है। और यही चीज अगर आप आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर रेड्डी जो है अपना वर्चस्व दिखाते आते हैं। तो ये बताता है एलाइड थ्योरी को। इसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरीज को हम कवर करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी है। ये टालकॉट, पार्सन्स और रॉबर्ट मार्टोन द्वारा दी गई है। यहाँ पर ये थ्योरी बताती है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को और एक प्रॉपर फंक्शंस को रूरल लीडरशिप में, जैसे कि कोई गोल को अटेन करना है या कोई सर्कमस्टेंसेस को चेंज करना है, इंटीग्रेशन या सामाजिक एकता में स्ट्रक्चर और फंक्शनलिज्म का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये बताता है ये चीज जायज़ है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे भी समाज उसको, वहाँ का जो समाज है, उस पर्टिकुलर एरिया के जो समाज है, वो उसको जायज़ ठहराता आया है। यहाँ पर ग्राम पंचायत इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है, जो कि बैलेंस करता है डेवलपमेंट को और ट्रेडिशन को। जैसे कि इन्हीं लोगों के पास मेनली, यही लोग मेनली इलेक्शन जीत के जो है सत्ता हासिल कर लेते हैं। ये बताता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को। जैसे गोल अटेनमेंट में, तो डेवलपमेंटल प्रोसेस में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। जो भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में चेंज करना होता है, तो जो हेड होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो यहाँ पर एडाप्टेबिलिटी बताते हैं कि हमको किस तरीके से बदलना है। इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो ट्रेडिशन वैल्यूज जो चलती आ रही हैं, उसके साथ कुछ मॉडर्नाइजेशन ये लोग ऐड करते हैं, और इस चीज़ को ये लोग जायज़ बताते हैं हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ, ताकि हम मॉडर्नाइजेशन को सोसाइटी में एक्सेप्ट कर सकें। तो ये बताती है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को, जो टालकॉट, पार्सन्स और रॉबर्ट मार्टोन द्वारा दी गई है। अब इसके बाद हम एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात कर लेते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी गई थी कार्ल मार्क्स द्वारा। ये मेनली कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई है। यहाँ पर जो लीडरशिप बताती है, एक कास्ट का डोमिनेशन, एक जो दबदबा ठोकते आए हैं, जैसे ये पटेल ताऊ हैं, ये हमेशा ही सरपंच बनते आए हैं, ऐतिहासिक रूप से भी इनकी फैमिली जो है सरपंच बनते आई। तो यहाँ पर ये बताता है कि कास्ट डोमिनेंस, क्लास डोमिनेंस, ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है कि जो नीचे तबके के लोग हैं वो नीचे ही रहते हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो हमेशा ही अपना दबदबा ठोकते हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने अपनी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में रूरल लीडरशिप के बारे में कहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लैंडलॉर्डिज्म, कास्ट पंचायत और पॉलिटिकल लीडर्स जो कि अपना ही इंटरेस्ट हमेशा आगे बताते रहते हैं। इसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये जो कास्ट पंचायत है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पहले से ही अपना दबदबा ठोकते आए हैं, उनको कुलकाज यहाँ पर बोला गया है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो भी इन तक ही सीमित रहा। जो अगर हम बात करें वेस्टर्न यूपी की, पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में, अगर आप ऐसे भारत का नक्शा देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो मेनली कुलकाज तक ही सीमित रहा, ऐसा यहाँ पर हम एग्जाम्पल में कोड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है वो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये दी थी कमला भासिन ने। यहाँ पर ये एक ही नाम इंपॉर्टेंट है, दो नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे भी हमने कार्ल मार्क्स बताया, तो वो ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, तो ऑब्वियस सी बात है वुमेन का रोल यहाँ पर बात होगी, वुमेन के रोल को क्रिटिकली एनालाइज करने की बात होगी। तो रूरल लीडरशिप में हमेशा ही वुमेन को जो है दरकिनार कर दिया गया है, ऐसा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ने रूरल लीडरशिप में कमला भसीन यहाँ पर बताती हैं। इसके बाद ये यहाँ पर बताती हैं जो रूरल लीडरशिप है उसमें हिस्टोरिकली जो है वुमेन को एक्सक्लूड करके रखा है। यहाँ पर फॉर्मल रिजर्वेशन होने के बाद भी जो है पैट्रियार्कल नॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया था कि सरपंच पति का एग्जाम्पल ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। असल में सरपंच ये बनती हैं इलेक्शन से, लेकिन पूरा कार्यभार ये संभालते हैं। यहाँ पर एक प्रॉक्सी कंट्रोल हमको देखने को मिलता है, जो कि हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया। तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं कि पंचायती राज में जब से वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, यहाँ पर इनको रिजर्वेशन मिला है 33% का।
तब से छावी राजावत जैसे लोग, जैसी महिलाएं उठ के आई हैं सामने। यहाँ पर ये बढ़िया सा एग्जाम्पल है। जैसे पॉजिटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जब से वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है पंचायती राज में, तब से छावी राजावत जैसी महिलाएं उठ के सामने आई हैं और इन्होंने कार्यभार संभाला है। और ये एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है जो आप आपके एग्जाम्पल में कोड कर सकते हैं। ये राजस्थान की सरपंच हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जिन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो ये एक केस स्टडी के सामने भी एक केस स्टडी के रूप में भी हमारे सामने आ जाता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे रूरल लीडरशिप के टाइप्स के बारे में। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ी, रूरल लीडरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी विशेषता के बारे में जाना। ये सारी चीज़ें हम अभी तक कवर कर चुके हैं। अब हम रूरल लीडरशिप के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेनली 4 टाइप्स हैं। एक है ट्रेडिशनल लीडरशिप, मॉडर्न फॉर्मल लीडरशिप, एक है कैरिस्मेटिक लीडरशिप और एक है फंक्शनल लीडरशिप। तो जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है ये हमारा पहला टाइप है। जो जन्म जन्मांतर से लीडरशिप चली आ रही है वो ही लीडरशिप अब ट्रेडिशनल लीडरशिप के नाम से जानी जाती है। मॉडर्न और फॉर्मल लीडरशिप की बात करेंगे तो कोई ने सरपंच का चुनाव जीता है, अब वो फॉर्मल लीडर बन गया है एज अ सरपंच, तो मॉडर्न और फॉर्मल लीडरशिप इसको कहा जाता है। कैरिस्मेटिक लीडरशिप, जो धर्म और संप्रदाय के जो लीडर होते हैं गांव में, वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप में अंदर आते हैं। एक होते हैं फंक्शनल लीडरशिप, जो सरकार का काम करते हैं, जैसे सचिव जी हमने पंचायत की फुलेरा में देखा, तो वो होते हैं फंक्शनल लीडरशिप। आइए अब हम इनको डिटेल में कवर करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल लीडर होते हैं, ट्रेडिशनल लीडर्स जो होते हैं, जैसे कि इनके पास हेरिडेटरी राइट्स होता है, ये जन्म जन्मांतर से लीडर रहे, जैसे राजपूत ठाकुर। यहाँ पर रिलीजियस सैंक्शंस ये लगाते हैं, जैसे कि ब्राह्मण पुरोहित। तो ये यहाँ पर आपको इनको एक अथॉरिटी देखने को मिलेगी, समाज में इनके पास एक अथॉरिटी होती है। यहाँ पर कुछ ट्राइबल चीफ्स भी होते हैं जिनके पास कस्टमरी लॉज, ये जो ट्राइबल एरियाज में जो लीडर होते हैं वो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। इनके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ट्रेडिशनल लीडरशिप के, तो यहाँ पर आपको कास्ट पंचायत, एक जाति बेस्ड गवर्नेंस देखने को मिलेगी। खाप पंचायत इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है। ये मेनली आपको एक क्लेन, जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मेनली नॉर्थ वेस्टर्न या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये सारी चीज़ें हमको मेनली देखने को मिलती हैं। ट्राइबल एरियाज़ में जहाँ पर मुंडा संथाल सिस्टम्स चलता है, वहाँ पर आपको ये ट्रेडिशनल लीडरशिप मेनली देखने को मिलेगी। ये इसके कुछ डिक्लाइनिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि अब जो है लीगल इंटरवेंशंस आ गया है। यहाँ पर एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉज अब भारत में आ चुके हैं और पंचायती राज सिस्टम सारी ही जगहों पर लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस वजह से जो है हेरिडेटरी लॉज और ये सारी चीज़ें अब समाप्त होते हुए हमको देखने को मिल रही है। मॉडर्न एजुकेशन और मोबिलिटी के कारण भी इन चीज़ों में बदलाव आया है और लोग जो है जागरूक हुए हैं। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के कारण भी, माने कि 73rd अमेंडमेंट आने के कारण भी जो है ट्रेडिशनल लीडरशिप अब पूर्ण रूप से समाप्त होते हुए देखने को मिल रही है और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हमको भारत में अब देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। दूसरे प्रकार को हम जानते हैं कि क्या और प्रकार हैं ट्रेडिशनल, या क्या और प्रकार हैं रूरल लीडरशिप के, उनको हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो मॉडर्न और फॉर्मल लीडरशिप जो है वो आपको यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के रूप में देखने को मिलेगा। पंचायती राज सिस्टम के अंदर 73rd अमेंडमेंट एक्ट से इसको लागू किया था। इसमें अब डेवलपमेंटल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जैसी चीज़ें आपको यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करते हुए देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने फॉर्मल लीडरशिप में बताया, एमपीज और एमएलएज भी जो है रूट लेवल तक काम करते हैं, जो कि आपने पंचायत के चुनाव में फुलेरा पंचायत वेब सीरीज में देखा। यहाँ पर इनकी खुद की विशेषता होती है। ये यहाँ पर इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, एक अकाउंटेबिलिटी और एक फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करते हुए ये लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट भी इन लोगों को आपको देखने को मिलता है कि ये चीज़ आपने, जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया था कि विधायक जी का पंचायत चुनाव में बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यहाँ पर पैसे की बहुत तंगी होती है, आज भी ये सबसे बड़ा कारण है कि पंचायत जो है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाता, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पर बहुत कम होती है। उसके बाद जो कैपेसिटी, इनको खुद को
इनकी जो कार्य क्षमता है वो खुद कम होती है, ये लोग खुद इतने समझदार नहीं होते। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है कैरिस्मेटिक लीडर के रूप में। तो यहाँ पर जो कैरिस्मेटिक लीडर है वो अपने आप में एक लीडर है, वो पूरी यहाँ पर व्यवस्था चलाने का काम करता है। यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, एक पर्सनल मैग्नेटिज्म थ्योरी या हम करें ऑरेटरी स्किल्स यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे मेधका पाटकर और अन्ना हजारे जिन्होंने एक पर्टिकुलर रूट लेवल से काम किया, तो ये आपको एक जो है बदलाव करते हुए रूरल लेवल पर, एक छोटे लेवल पर काम करते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे ग्रास रूट लीडर पे यहाँ पर अन्ना हजारे इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है। और यहाँ पर एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि एक लिमिटेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये लोग जो है इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी को किसी भी तरीके से जो है छोटे छोटे रूप में चैलेंज करते हुए यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये एक लिमिटेशन, एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर बताता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम लास्ट टाइप को समझेंगे रूरल लीडरशिप की, कि फंक्शनल लीडरशिप क्या होता है। जो फंक्शनल लीडरशिप होती है वो होती है जरूरत के हिसाब से। जैसे एनजीओज काम करते हैं तो वो भी एज अ लीडर यहाँ पर काम करते हैं। एग्रीकल्चर इनोवेशन में जो जरूरत पड़ती है तो एनजीओज का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनके जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स यहाँ पर काम करते हैं। तो ये एक फंक्शनल लीडरशिप को दिखाता है, जहाँ पर एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लीडर्स होते हैं वो यहाँ पर रूट लेवल पे काम करते हैं, जिसको हमने यहाँ पर टाइप और सब टाइप के रूप में कवर करने की कोशिश करी है। तो हमने टोटल 4 प्रकार पढ़े हैं लीडरशिप के यहाँ पर: ट्रेडिशनल लीडरशिप, मॉडर्न और फॉर्मल लीडरशिप, कैरिस्मेटिक लीडरशिप जहाँ पर इंडिविजुअल रोल आपको देखने को मिलता है, और फंक्शनल लीडरशिप में हमने यहाँ पर कवर किए एनजीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप की लीडरशिप को। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे क्या ऐसे कारण हैं जो रूरल लीडरशिप के पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पे प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कास्ट और किंचित सिस्टम। यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जातिवाद और जो है सांप्रदायिकता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसको बताया है एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी डोमिनेंट कास्ट थ्योरी में। यहाँ पर ये बताती है कि कास्ट जो है, जैसे लैंड ओनरशिप और जिनके पास पहले से ही वर्चस्व रहा है वो अपना दबदबा ठोकते हैं, ऐसा एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी डोमिनेंट कास्ट थ्योरी में बताया है। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप जाट्स को लिख सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में इनका बहुत बहुत दबदबा चलता है। और उसके बाद यहाँ पर आप वो कालीगाज जो हैं कर्नाटक में, इसको भी आप कोड कर सकते हैं। इसके बाद इन चीज़ों में जो है बदलाव हो रहे हैं, चेंजिंग डायनामिक्स, किस तरीके से इनमें बदलाव हो रहे हैं। तो जब से SC ST का यहाँ पर लीडरशिप में रिजर्वेशन शुरू हुआ है तब से इनमें बदलाव देखने को मिल रही है। और OBC का जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया है उसमें भी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलाव होते हुए हमको इनमें देखने को मिल रहे हैं। इस चीज़ का बढ़िया सा एग्जाम्पल है बिहार की राजनीति में जो बदलाव हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इसका अदा होता है। यहाँ पर इंटर कास्ट अलायंस भी हमको देखने को मिलते हैं इलेक्शन के दौरान। यहाँ पर आपको सरपंच के चुनाव में अलायंस भी देखने को मिलेगा। दो जो समाज हैं वो आपस में, 2 कास्ट जुड़ जाती हैं ताकि वो सत्ता हासिल कर सकें। तो ये चीज़ एक थ्योरी बताती है। यहाँ पर हमने कास्ट और किनशिप सिस्टम को कवर किया है रूरल लीडरशिप के पैटर्न में। अब हम इसका दूसरा टाइप जानते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है रूरल लीडरशिप के पैटर्न में। तो जो लोग पहले से ही जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, मनी लेंडर हैं, वो अपना वर्चस्व और दबदबा हमेशा ही बताते आए हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जो फार्मर्स हैं उनमें मैकेनाइजेशन और इस चीज़ से भी, जैसे कोई के पास ट्रैक्टर है तो उसको भाई जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। जिनके पास हैवी मशीनरी है गांव में उनको भी बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट दी जाती है। तो यहाँ पर एक लीडरशिप का रोल यहाँ पर अदा होता है पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन से। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कंटेम्पररी, जैसे कि मनरेगा में जो लोग लेबर रिलेशन रखते हैं, यहाँ पर वो लोग यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं मनरेगा के वर्कर्स को कि कौन को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, कौन को नहीं दी जाएगी। तो ये एक मनरेगा का नेगेटिव लूप होल भी है। एग्रो बिजनेस, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। मशीनरी में पॉलिटिक्स का यहाँ पर क्या रोल होता है रूरल लीडरशिप में। तो ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बताता है, रूरल लीडरशिप को ये किस तरीके से शेप आउट करता है। अब कुछ बातें हम यहाँ पर जान लेते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस की। पॉलिटिकल प्रोसेस किस तरीके से रूरल लीडरशिप को शेप आउट करती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज, डिसेंट्रलाइजेशन और इलेक्टोरल डायनामिक्स,
यहाँ पर कास्ट सिस्टम का बहुत बड़ा रोल रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पर रूट लेवल पे बहुत बड़ा रोल रहता है। अब ये चीज़ें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में भी देखने को मिलती है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़े हैं और रिजर्वेशन की पॉलिसीज, वुमेन रिजर्वेशन और SC ST का रिजर्वेशन रूट लेवल पर, ये भी पूरी पॉलिटिकल जो प्रोसेस है रूरल लीडरशिप की, इसको बहुत हद तक बदलने की कोशिश भारत में हो रही है। अब कुछ बातें और जान लेते हैं रूरल लीडरशिप को जो शेप आउट करती है, जैसे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। तो जो लोग आजकल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऑब्वियस सी बात है, उन वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाता है, वो समाज को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं, सोसाइटी को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं। और डिजिटल रिवोल्यूशन से भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं, जैसे गवर्नेंस से और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो ट्रांसपेरेंसी आई है, RTI एप्लीकेशंस के थ्रू भी काफ़ी सारे चेंजेस रूरल लीडरशिप में होते हुए देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जिससे अब जो बदलाव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो लैंड रिफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है, पॉवर्टी एलिवेशन थ्योरीज। जो पॉवर्टी एलिवेशन है, PM किसान, और यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं वो रूट लेवल तक काम कर रही हैं और यहाँ पर रूरल लीडरशिप को शेप आउट किया जा रहा है। यहाँ पर एक एम्पावरमेंट भी देखने को मिलेगा, रिजर्वेशन इन पंचायती राज सिस्टम, ये चीज़ भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद जो रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर जो दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इन सारी योजनाओं से भी, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनसे भी काफ़ी सारे बदलाव हमको रूरल लीडरशिप में अब देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने टोटल 5 प्रकार पढ़े हैं जो रूरल लीडरशिप को शेप आउट करते हैं। एक है कास्ट और किनशिप सिस्टम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मेनली पूछा ही जाता है एग्जाम में। इसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेस। इसके बाद हमने कवर किया है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को और गवर्नमेंट पॉलिसी को, वो किस तरीके से शेप आउट कर रही है रूरल लीडरशिप को। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम अब कवर करने वाले हैं रूरल लीडरशिप का कैसे एवोल्यूशन हुआ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, कि किस तरीके से जो ग्रामीण नेतृत्व है और इसके लीडर्स किस तरीके से इवॉल्व हुए, उस चीज़ को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो प्री कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा, इन सारी ही चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो प्री कॉलोनियल एरा मतलब जब भारत जो है कॉलोनी नहीं बना था ब्रिटिशर्स की, तब क्या सिस्टम हुआ करता था। तो एक पैरामिडल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम फ्यूडल स्ट्रक्चर नाम से जानते हैं। इसमें सबसे ऊपर होता था किंग, किंग के नीचे यहाँ पर आपको ज़मींदार देखने को मिलेंगे और ज़मींदार के नीचे विलेज हेड आपको देखने को मिलते हैं। ये जो पिरामिड है इसको बोला जाता है फ्यूडल स्ट्रक्चर। यहाँ पर किंग, ज़मींदार और विलेज हेड आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से एक रूरल लीडरशिप चलती थी। अगर हम इसको आज की डेट से कंपेयर करेंगे तो आज की डेट में पंचायत, सरपंच और इस तरीके से जो नई व्यवस्था है अब वो इस तरीके से चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ पावर उस समय पे भी हुआ करती थी, ये चीज़ आज भी हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर कम्युनिटी सिस्टम उस समय पे हुआ करता था। जो प्री कॉलोनियल एरा है उस समय ब्राह्मण काउंसिल्स और यहाँ पर जो है श्रेणी जो गिल्ड्स, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ रीजन्स में जो है हुआ करती थी। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में ये चीज़ बदली और यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो कि 1793 में आया था। यहाँ पर नए लैंडलॉर्ड्स बने और जो गांव की जो व्यवस्था थी, जो ट्रेडिशनल एक विलेज बॉडीज थी, उनको यहाँ पर काफ़ी हद तक ब्रिटिश तंत्र ने जो है बदलने की कोशिश करी है। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर लोकल गवर्नेंस भी हुई उस समय पर, जैसे म्यूनसिपल स्ट्रक्चर्स बनाए गए और लिमिटेड इलेक्शन उस समय पे चालू करे गए, जो कि ब्रिटिश एरा या कॉलोनियल एरा का जो है बदलाव हुआ करता था। अब हम यहाँ पर कुछ और पॉइंट जान लेते हैं जो कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बताता है रूरल लीडरशिप का। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर 1990s तक ये किस तरीके से चला, इसमें क्या बदलाव भारत सरकार ने किए। तो लैंड रिफॉर्म किए गए। यहाँ पर लैंड रिफॉर्म में हमने ज़मींदारी को एबोलिश किया और नया टीनेंसी सिस्टम, टीनेंसी रिफॉर्म्स करे, जो कि हम आज की डेट में किरायानामे के रूप में समझते हैं। इसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी 1957 में, जिन्होंने पहली बार पंचायती राज गठन के लिए जो है सिफारिश पेश करी थी। यहाँ पर अर्ली पंचायती राज एक्सपेरिमेंट्स करे गए, जैसे राजस्थान में, नागौर राजस्थान में जो है यहाँ पर
पहली बार पंचायती राज बनाया गया। कुछ और बातों को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी यहाँ पर नए रूरल एलाइट्स को जनरेट किया, नए पैसे वाले लोग यहाँ पर रूरल और लीडरशिप में सामने आए, और यहाँ पर कुछ पावर्स, कुछ इक्वेशंस चेंज हुई गांव की। जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन पे ध्यान दिया उनके पास पैसा आ गया तो वो अपना वर्चस्व और दबदबा बताने लगे। तो नए प्रकार के लीडर्स यहाँ पर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है जनरेट हुए। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 1990s की लिबरलाइजेशन एरा के बाद। लिबरलाइजेशन की बात करें तो ये एलपीजी रिफॉर्म हुआ करता था, जो कि मनमोहन सिंह जी जिसके जनक माने जाते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब यह है कि छूट दे दी गई, काफी हद तक लिबरल रुख अपनाया गया। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हमको देखने को मिलता है 73rd अमेंडमेंट, जिससे पंचायती राज का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 3 टायर पंचायती राज गठन करना सारे राज्यों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। मतलब आपको सारे राज्यों को पंचायती राज को गठन करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एक रिजर्वेशन दिया गया जो कि 33% रिजर्वेशन हमको देखने को मिलता है। उसके बाद SC ST का रिजर्वेशन भी इस चीज़ में लागू किया गया, जिस वजह से बहुत हद तक आज की डेट में इन सारी व्यवस्था में बदलाव होते हुए हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन कई सारी जगहों पर आज भी जो जन्म जन्मांतर से जो राजनीति, जो लीडरशिप चली आ रही है, वही हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक नए प्रकार के चैलेंजेस अब हमको देखने को मिलते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, करप्शन लोकल बॉडीज में, ये बहुत कॉमनली आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा। जब भी इलेक्शन होती है तो वहाँ पर लड़ाई दंगे लठ चलने लगते हैं। इस तरीके की लड़ाई दंगे वाली स्थिति बन जाती है और करप्शन जो है वो रूट लेवल से ही शुरू हो जाता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे क्या रोल होता है रूरल लीडरशिप का डेवलपमेंट में, विकास में। ग्रामीण का जो नेतृत्व होता है वो क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट में रूरल की लीडरशिप का क्या रोल होता है, उसको हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सारे एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि हमने पंचायती राज की बात करी थी, उसमें आपको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है गांधी जी का जो एक विजन रहा है पंचायती राज को लेकर, वो चीज़ हमको आज की डेट में एग्जीक्यूशन होते हुए देखने को मिलती है। और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। जो विलेजर्स हैं वो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो वोट देते हैं और वो अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। तो यहाँ पर एक सोशलाइजेशन देखने को मिलता है पॉलिटिकल प्रोसेस का, और नई प्रकार की राजनीति या नई प्रकार की हम कहें लीडरशिप यहाँ पर हमको उगते हुए, या न्यू बॉर्न लीडरशिप या उसके तार नए लीडरशिप से जुड़ते हुए हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप, यहाँ पर जो रूरल लीडरशिप का है उसका क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर आपको मेनली देखने को मिलता है रिसोर्स का मोबिलाइजेशन। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पटेल हैं गांव के, और ये यहाँ पर एक तालाब है गांव के बीच में, इसमें जो भी फिशिंग होगी ये जिसको अलॉट करना चाहेंगे उसी को अलॉट करेंगे। तो यहाँ पर एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन होते हुए हमको देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक भाई भतीजावाद भी हमको देखने को मिलता है। करप्शन तो मोर कॉमनली यहाँ पर छोटे छोटे पैमाने पे देखने को मिलता है बहुत हद तक। यहाँ पर जो मनरेगा के वर्कर्स हैं, कौन को नौकरी दी जाएगी, कौन को नहीं दी जाएगी, ऐसी सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनका, और कोऑपरेटिव्स, NGOs, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी को जो है एक्सेस करना और क्रेडिट फैसिलिटीज जो है रूट लेवल तक पहुँचाना, इसमें रूरल लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अब आगे बढ़ेंगे हम टॉपिक में। यहाँ पर हम रूरल लीडरशिप का क्या रोल होता है सोशल डेवलपमेंट में, तो वो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान करके कोई योजना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर रूरल लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, ऐसी मिड डे मील प्रोग्राम है, इसको मॉनिटर करना कि प्रॉपर बच्चों को जो है भोजन व्यवस्था दी जा रही है और बच्चे कितने स्कूल आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को रूट लेवल पर यही लोग मैनेज करते हैं। यहाँ पर हेल्थ इनिशिएटिव्स जैसे आशा वर्कर और सैनिटेशन कैंप्स, स्वच्छ भारत में, ये सारी चीज़ें भी हमको रूरल डेवलपमेंट में जो रूरल लीडरशिप का रोल होते हुए हमको देखने को मिलता है। अब कल्चरल चेंज की बात कर लेते हैं कि कल्चरल चेंज में रूरल
जो लीडरशिप है उसका क्या रोल होता है। तो यहाँ पर आपको चैलेंज देखने को मिलेगा एक चाइल्ड मैरिज के सामने, क्योंकि ये जो लोग हैं ये चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करते हैं एज अ ट्रेडिशन, और यहाँ पर ये लोग प्रमोट नहीं करते इंटरकास्ट मैरिज को। लेकिन अगर कोई बहुत ही अच्छा समझदार लीडर है तो वो इन सारी चीज़ों को जो है अपोज करता है, चाइल्ड मैरिज को और इंटरकास्ट मैरिज को जो है सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर एक चैलेंज, एक कश्मकश हमको देखने को मिलती है। उसके बाद एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि अपने जो हेरिटेज हैं, जो अपना कल्चर है, जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी डॉक्यूमेंटिंग करना, उन फ्लॉक ट्रेडिशंस की, और जो कम्युनिटी के एसेट्स हैं उनको किसी भी तरीके से संजो कर रखना, मैनेज करना, इसमें रूरल लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आ जाते हैं हम कि रूरल लीडरशिप में क्या चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करूँगा मैं, तो स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स में आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल लिमिटेशन। यहाँ पर पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी होती है। भारत में जो रूट लेवल पे काम करते हैं उन तक पैसा नहीं पहुँच पाता, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक करप्शन और जो है ट्रांसपेरेंसी भी सामने आती है, और जो रूरल एरियाज़ में जो पंचायत, जो सरपंच होते हैं उन तक सही अमाउंट नहीं पहुंचता, और कम पैसा यहाँ पर विधानसभाओं द्वारा इनके लिए एलोकेट किया जाता है। तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल लिमिटेशन हमको देखने को मिलती है कि ये खुद तो फंड बहुत ही कम जनरेट कर पाते हैं। टैक्स कलेक्शन का यहाँ पर कोई मतलब दायरे तो बहुत दिए हैं भारत के संविधान में, लेकिन ये लोग जो है टैक्स उतने कलेक्ट कर नहीं पाते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो लोकल एमएलएज और एमपीज होते हैं वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इनका जो है रोल होता है। तो इस प्रकार के हमको ये चैलेंजेस के रूप में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सोशल बैरियर्स की। तो कास्ट डायनामिक्स, जो अपर कास्ट है वो हमेशा ही जो दलित हैं वो लीडर्स को जो है अपोज करते आते हैं। यहाँ पर खाप पंचायत आपको देखने को मिलेगा, जो एलाइट जो लीडर्स हैं उन तक ही सारे रिसोर्सेज और सारी चीज़ें जो है कन्फाइंड रहती हैं। ऐसा सब हमको सोशल बैरियर्स के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद जेंडर इशू, ये हम आगे कवर कर चुके हैं कि जो महिला है वो यहाँ पर चुनाव जीतती है, लेकिन सरपंच पति, जो उनका पति है, वो ही पूरा कार्यभार संभालते हैं। यहाँ पर कुछ और चैलेंजेस की बात करेंगे, जैसे कैपेसिटीज़ का इशू होता है। उन लोगों को खुद की उनकी कार्य क्षमता, उनके खुद के राइट्स के बारे में उनको पता नहीं होता है। ये सारी चीज़ें कैपेसिटी इश्यूज़ में आती हैं। पॉलिटिकल चैलेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मसल पावर का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन के टाइम पे। जैसे हमने आपको बताया कि लठबाजी हो जाती है, माराकुटी हो जाती है, ये सारी चीज़ें मोर कॉमनली पॉलिटिकल चैलेंजेस में, लोकल बॉडीज़ में या रूरल लीडरशिप में हमको आए दिन न्यूज़ में देखने को मिलती हैं, और ये मेनली ऐसा ही होता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है रूट लेवल पर, और वो पॉलिटिकल वर्कर्स और जो डेवलपमेंटल वर्क है उसमें किसी भी तरीके से जो है रोक लगाने की कोशिश करते हैं अपना फ़ायदा लेने के लिए। अब कुछ बातें हम यहाँ पर केस स्टडीज़ के रूप में कवर करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके आंसर्स को सुनहरा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए। तो यहाँ पर जो रूरल लीडरशिप है उसकी केस स्टडीज़ के रूप में यहाँ पर हम रालेगान सिद्दी की बात करेंगे, अन्ना हजारे जी की बात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने रूट लेवल पे काम करके वाटरशेड डेवलपमेंट का काम किया, दारू को बंद करने की कोशिश करी, अल्कोहल प्रोहिबिशन का काम किया है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पार्टिसिपेट करने की कोशिश अन्ना हजारे जी द्वारा कराई गई है, जो कि एक सक्सेसफुल रूरल लीडरशिप को बताता है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल लीडरशिप को ये बताता है। उसके बाद कुदुम्बश्री जो केरला से हैं, यहाँ पर इनका भी बहुत बड़ा रोल है वुमेन की कलेक्टिव फार्मिंग को डेवलप करने के लिए। माइक्रो एंटरप्राइज, जो छोटे छोटे उद्योग हैं रूरल एरियाज़ में, गाँव में, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और किसी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर गरीबी को कम करने में कुदुम्बश्री का बहुत बड़ा योगदान हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एक सक्सेसफुल मॉडल है रूरल लीडरशिप के। उसके बाद मजदूर किसान शक्ति संगठन की बात करेंगे। ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ पर आरटीआई मूवमेंट्स और उसके बाद वेज राइट एक्टिविज्म, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन जैसी चीज़ें हमको मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा कार्यरत या कार्य करते हुए हमको रूट लेवल पे देखने को मिलती है, जो बताती है एक एनजीओ या एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रोल होता है लीडरशिप अदा करने में।
ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। लेकिन कुछ चैलेंजेस के रूप में कुछ केस स्टडीज़ हैं, जैसे कि प्रॉक्सी सरपंच, वुमेन यहाँ पर चुनाव जीतती है लेकिन उनके हस्बैंड यहाँ पर कार्यभार संभालते हैं पूरा। और यहाँ पर एक सोशल रेजिस्टेंस भी हमको वुमेन लीडरशिप में देखने को मिलता है। मेनली ये चीज़ आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी। इसके बाद कास्ट वायलेंस आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, दलित पंचायत। और यहाँ पर जो दलित पंचायत है वो डिस्क्रिमिनेशन और ऑनर किलिंग जैसी चीज़ों का जो है सामना करते हैं। ऑनर किलिंग यहाँ पर ये होती है कि कोई अपनी प्रतिष्ठा के लिए जो है किसी की जान ले लेता है। ये मेनली इंटरकास्ट मैरिज करने पर ऑनर किलिंग सामने आते हैं। इसके बाद जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको मेनली पैरेलल गवर्नेंस सिस्टम देखने को मिलेगा। उसके बाद डेवलपमेंट वर्सेस सिक्योरिटी का जो डिलेमा है हमको ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर नक्सल एरियाज़ हैं, ट्राइबल इंटीरियर एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपको डेवलपमेंट वर्सेस सिक्योरिटी का डिलेमा जो है मोर कॉमनली देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, यहाँ पर हम कुछ बातें जानेंगे जो कि फ्यूचर में रूरल लीडरशिप को किस तरीके से जो है हम चेंज कर सकते हैं और अच्छे से इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो नए यूथ लीडर्स आ रहे हैं जो अर्बन एरियाज से वापस घर पलायन करके जो यहाँ पर सरपंच और लीडरशिप का कार्यभार संभाल रहे हैं, उनका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। डिजिटल गवर्नेंस जैसी चीज़ों को लागू करके ई पंचायत, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन ग्रीवेंस सिस्टम, मतलब हम ऑनलाइन जो भी परेशानियां हैं उसको हम सॉल्व करके जो है रूरल लीडरशिप को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा 2 जनरेशन के लीडर्स और फेमिनिस्ट अवेयरनेस हमको यहाँ पर ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट में देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वुमेन हैं वो अपकमिंग जनरेशन को भी जो है गाइड कर रही हैं और खुद की जो महिलाओं की पीढ़ी है उसको भी गाइड कर रही है। तो यहाँ पर 2 जनरेशन लीडर्स जो है वुमेन एम्पावरमेंट को जो है कहा जाता है। यहाँ पर जो आने वाले समय में जो बच्चियाँ होंगी उनको भी ये वुमेन्स जो है इंस्पिरेशन रहेंगी और ये खुद भी अन्य वुमेन के लिए इंस्पिरेशन रहती हैं, इसलिए यहाँ पर 2 जनरेशन लीडर्स कहा गया है। पॉलिसी रिकमेंडेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग देके हम इन सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं। फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन को जो है फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन करना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है रूट लेवल तक पहुँचेगा तभी ही रूट जो लेवल पे जो कार्यरत हैं वो काम कर पाएंगे, मगर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है सोशल सपोर्ट। तो सोशल सपोर्ट में जो मार्जिनलाइज लीडर हैं वो जेंडर सेंसिटिविटी ना होके जो है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात यहाँ पर करें। तो ये सारी चीज़ें ही हम वे फॉरवर्ड में भी हमारे आंसर में लिख सकते हैं, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करना और इंक्लूसिव लीडरशिप। यहाँ पर सभी तबके के लोगों को, वुमेन्स को, SC STs को साथ में जोड़ के काम करना, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आने वाले समय में रूरल लीडरशिप को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अगर रूट लेवल तक पेनिट्रेट करें, यहाँ पर ई पंचायत और ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी की बात करें थ्रू टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर हम कई सारे बदलाव कर सकते हैं और जो रूरल अर्बन डिवाइड है उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। यहाँ पर जो गांधी जी का जो सपना रहा है ग्राम स्वराज का, उसको हम पूर्ण कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर रूरल लीडरशिप को प्रॉपरली रूट लेवल तक एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।